महाराजा ग से अशोक की मुलाकात रेस कोर्स में हुई थी। इसके बाद दोनों घुल मिलकर दोस्त बन गए। महाराजा घो रेस के घोड़े पालने का शौक ही नहीं, जुनून था। उनके अस्तबल में बेहतरीन नस्लों के घोड़े थे और उनका महल, जिसके गुंबद रेस कोर्स से साफ दिखाई देते थे, अजीबो गरीब चीजों से भरा पड़ा था। जब अशोक पहली बार महल गया तो महाराजा ने कई घंटे लगाकर उसे अपने तमाम नायाब संग्रह दिखाए। ये चीजें जमा करने के लिए महाराजा ने पूरी दुनिया का दौरा किया था, हर देश के कोने कोने को छान मारा था। अशोक बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने नौजवान महाराजा के चुनाव के जौक की खूब तारीफ की। एक दिन अशोक घोड़ों के टाप लेने देखने के लिए महाराजा के पास गया तो वह डार्क रूम में फिल्म देख रहा था। उसने अशोक को वहीं बुला लिया। फिल्में 16 मिलीमीटर की थीं, जिन्हें महाराजा ने अपने कैमरे से खुद शूट किया था। जब प्रोजेक्टर चालू हुआ तो पिछली रेस पूरी की पूरी पर्दे पर दौड़ गई। इस रेस में महाराजा का घोड़ा पहले नंबर पर आया था। इस फिल्म के बाद महाराजा ने अशोक की फरमाइश पर और भी कई फिल्में दिखाईं। स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, होनोलुलु, हवाई, कश्मीर की वादियां। अशोक बहुत आनंदित हुआ। ये फिल्में कुदरती रंगों में थीं। अशोक के पास भी 16 मिलीमीटर कैमरा और प्रोजेक्टर था, लेकिन उसके पास फिल्मों का इतना बड़ा भंडार नहीं था। असल में उसे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वह इस शौक को पूरी तरह जी सके। जब महाराजा कुछ फिल्में दिखा चुका तो उसने कैमरे की रोशनी जलाई और बहुत ही बेतकल्लुफी से अशोक की जांघ पर धप्पा मारते हुए कहा, और सुनाओ दोस्त। अशोक ने सिगरेट सुलगाई। मजा आ गया फिल्म देखकर। और दिखाऊं? नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, एक तो जरूर देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। यह कहकर महाराजा ने एक छोटा सा संदूक खोला, उसमें से एक रील निकाली और प्रोजेक्टर पर चढ़ा दी। जरा इत्मीनान से देखना, अशोक ने पूछा। क्या मतलब? महाराजा ने कमरे की लाइट बंद कर दी। मतलब ये कि हर चीज गौर से देखना। यह कहकर उसने प्रोजेक्टर का स्विच दबा दिया। कुछ पल तक पर्दे पर सिर्फ सफेद रोशनी थरथराती रही। फिर अचानक तस्वीरें उभरने लगीं। एक बिल्कुल नग्न औरत सोफे पर लेटी थी। दूसरी औरत सिंगार मेज के पास खड़ी अपने बाल संवार रही थी। अशोक कुछ देर चुपचाप बैठा देखता रहा। फिर अचानक उसके गले से अजीब सी आवाज निकली। महाराजा ने हौंस कर पूछा, क्या हुआ? अशोक के गले से आवाज रुक रुक कर निकली। बंद करो यार, बंद करो। क्या बंद करो? अशोक उठने लगा, लेकिन महाराजा ने उसे पकड़कर फिर से बैठा दिया। ये फिल्म तुम्हें पूरी देखनी पड़ेगी। फिल्म चलती रही। पर्दे पर ब्रह्नगी नाच रही थी। मुंह खोले, मर्द और औरत का यौन संबंध पूरी नग्नता के साथ थिरकता रहा। अशोक ने पूरा समय बेचैनी में गुजारा। जब फिल्म खत्म हुई और पर्दे पर सिर्फ सफेद रोशनी रह गई तो अशोक को ऐसा लगा जैसे जो कुछ उसने देखा वो प्रोजेक्टर से नहीं, उसकी अपनी आंखों से पर्दे पर फेंका गया हो। महाराजा ने कमरे की लाइट जलाई, अशोक की तरफ देखा और जोर का ठहाका लगाया। क्या हो गया तुम्हें? अशोक थोड़ा सिकुड़ सा गया था। अचानक रोशनी की वजह से उसकी आंखें भींची हुई थीं। माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें थीं। महाराजाग ने जोर से फिर उसकी जांघ पर धप्पा मारा और इस कदर बेहिसाब हंसा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। अशोक सोफे से उठा, रूमाल निकालकर अपने माथे का पसीना पोंछा। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या मजा नहीं आया? अशोक का गला सूखा हुआ था। उसने थूक निगलते हुए कहा, कहां से लाई ये फिल्म? महाराजा ने सोफे पर लेटते हुए जवाब दिया, पेरिस से। पैरी, पैरी। अशोक ने सिर झटक कर कहा, कुछ समझ में नहीं आता। क्या? ये लोग? मेरा मतलब है, कैमरे के सामने ये लोग कैसे? यही तो कमाल है कि नहीं? है तो सही। यह कहकर अशोक ने रूमाल से अपनी आंखें साफ कीं। सारी तस्वीरें जैसे मेरी आंखों में फांस गई हैं। महाराजा उठ खड़ा हुआ। मैंने एक बार कुछ महिलाओं को यह फिल्म दिखाई थी। अशोक चौंक कर बोला, महिलाओं को? हाँ हाँ, बड़े मजे लेकर देखा उन्होंने। गलत है, महाराजा ने गंभीरता से कहा। सच कहता हूं, एक बार देखकर दूसरी बार फिर देखा। चिल्लाईं, हंसीं, कसकर पकड़ती रहीं। अशोक ने फिर सिर झटका। हद हो गई। मैं तो समझता था कि बेहोश हो गई होंगी। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन उन्होंने खूब लुत्फ उठाया। अशोक ने पूछा, क्या यूरोपियन थीं? महाराजा ने जवाब दिया, नहीं भाई, अपने देश की थीं। कई बार मुझसे ये फिल्म और प्रोजेक्टर मांग कर ले गईं। पता नहीं कितनी सहेलियों को दिखा चुकी हैं। मैंने सोचा। अशोक कुछ कहते कहते रुक गया। क्या? क्या ये फिल्म एक
2 रोज के लिए मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ, ले जाओ। यह कहकर महाराजा ने अशोक की पसलियों में हल्का सा धक्का दिया। साले, किसे दिखाएगा? दोस्तों को। दिखा, जिसे चाहे तेरी मर्जी। यह कहकर महाराजा ग ने प्रोजेक्टर में से फिल्म का स्पूल निकाला, उसे दूसरे स्पूल में चढ़ाया और डिब्बा अशोक को थमा दिया। ले पकड़, ऐश कर। अशोक ने जब डिब्बा हाथ में लिया तो उसके पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। वह घोड़ों को देखना भूल गया और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वहां से चला गया। घर जाकर प्रोजेक्टर लाया और कई दोस्तों को वह फिल्म दिखाई। लगभग सबके लिए इंसानियत की यह नग्नता एक बिल्कुल नई चीज थी। अशोक ने हर एक का प्रतिक्रिया रद्द एम ध्यान से नोट किया। कुछ ने हल्की सी घबराहट के साथ फिल्म का हर एक इंच बड़े ध्यान से देखा। कुछ ने थोड़ा सा देखकर आंखें बंद कर लीं, कुछ ने आंखें खुली रखी, लेकिन फिर भी पूरी तरह फिल्म नहीं देख सके। एक तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उठकर चला गया। 3-4 दिन बाद अशोक को फिल्म लौटाने का ख्याल आया तो उसने सोचा, क्यों ना इसे अपनी बीवी को दिखाऊं। लिहाजा वह प्रोजेक्टर घर ले आया। रात को उसने अपनी पत्नी को बुलाया, दरवाजे बंद किए, प्रोजेक्टर का कनेक्शन वगैरह ठीक किया, फिल्म निकाली, उसे फिट किया, कमरे की बत्तियां बुझाईं और फिल्म चला दी। पर्दे पर कुछ पलों तक सफेद रोशनी थरथराती रही, फिर तस्वीरें शुरू हुईं। अशोक की बीवी जोर से चीखी, तड़पी, उछली। उसके मुंह से अजीब, ओ गरीब आवाजें निकलीं। जब अशोक ने उसे पकड़कर बैठाने की कोशिश की, तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और चिल्लाने लगी। बंद करो, बंद करो, अशोक ने हंसते हुए कहा। अरे भाई देख तो लो, शर्माती क्यों हो? नहीं नहीं, यह कहकर वह हाथ छुड़ाकर भागने लगी। अशोक ने उसे जोर से पकड़ लिया और जो हाथ उसकी आंखों पर था, उसे एक तरफ खींच लिया। इस खींचातानी में अचानक उसकी पत्नी रोने लगी। अशोक सकते में आ गया। उसे तो सिर्फ मजाक और तफरीह के लिए अपनी पत्नी को फिल्म दिखानी थी। रोती और बड़बड़ाती हुई उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अशोक कुछ पल यूं ही खाली दिमाग, पत्थर बना। पर्दे पर चलती नग्न तस्वीरों को देखता रहा जो हैवानियत भरे कृत्यों में लिप्त थीं। फिर अचानक उसे इस पूरी घटना की गंभीरता का एहसास हुआ। इस एहसास ने उसे शर्मिंदगी के समंदर में डुबो दिया। उसने सोचा, मुझसे कितनी बेहूदगी हो गई। लेकिन हैरत इस बात की है कि मुझे इसका जरा भी ख्याल नहीं आया। दोस्तों को दिखाया, ठीक था, लेकिन अपनी बीवी को। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। फिल्म अब भी चल रही थी। नंगी औरतें अलग अलग मुद्राओं में दौड़ती, झूमती, मछलती नजर आ रही थीं। अशोक ने उठकर स्विच ऑफ कर दिया। पर्दे पर सब कुछ बुझ गया, लेकिन उसकी आंखें पर्दे से हटने को तैयार नहीं थीं। उसका दिल और दिमाग शर्म से गहरे डूब चुके थे। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि उसने एक बेहद घटिया, वाहियात और अशोभनीय हरकत की है। वह सोचने लगा, अब मैं अपनी बीवी की आंखों में कैसे देख सकूंगा। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और अपने मन की शर्मिंदगी को अलग अलग ख्यालों से दूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। थोड़ी देर तक दिमाग में भटकता रहा। जब हर तरफ से आत्म निंदा का हमला हुआ तो वह घबरा गया और तब उसके मन में एक अजीब सी इच्छा उठी, जैसे इस कमरे में अंधेरा है वैसे ही उसके जहन पर भी अंधेरा छा जाए, सब कुछ मिट जाए। बार बार उसे यही बात परेशान कर रही थी, ऐसी गिरी हुई हरकत, और मुझे इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। फिर वह सोचता, अगर बात सास तक पहुंच गई, सालियों को पता चल गया, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कितना घटिया पतित इंसान निकला मैं, जिसकी सोच इतनी गंदी है कि अपनी बीवी को भी। यह अंश अशोक के अंतर्मन की गहराई, पश्चाताप और सामाजिक विवेक की झलक देता है। इसकी शैली गंभीर, आत्मालोचनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है। यदि आप आगे अनुवाद या इस कहानी की व्याख्या चाहते हैं, नैतिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, तो मैं मदद के लिए यहां हूं। तंग आकर अशोक ने एक सिगरेट सुलगाई। वह नग्न तस्वीरें, जिन्हें वह कई बार देख चुका था, उसकी आंखों के सामने फिर से नाचने लगीं। उनके पीछे उसे अपनी बीवी का चेहरा दिखता, हैरान, परेशान, जैसे उसने पहली बार जिंदगी में सड़ांध और गंदगी का इतना बड़ा ढेर देखा हो। अशोक ने सिर झटका और उठकर कमरे में टहलने लगा, मगर इससे भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। कुछ देर बाद वह दबे पांव कमरे से बाहर निकला। साथ वाले कमरे में झांक कर देखा, उसकी बीवी मुंह सिर ढक कर लेटी थी। वह काफी देर तक खड़ा सोचता रहा कि कमरे में जाकर कुछ सही और उपयुक्त शब्दों में उससे माफी मांगे।
मगर वह खुद में इतनी हिम्मत न जुटा सका। वह चुपचाप लौट आया और अंधेरे कमरे में सोफे पर लेट गया। देर तक जागता रहा, फिर किसी तरह सो गया। सुबह जब वह उठा, रात की घटना उसके कई बार उसने घर पर अपनी बीवी को फोन करने का इरादा किया, मगर हर बार नंबर के कुछ अंक मिलाकर रिसीवर वापस रख दिया। दोपहर को जब घर से खाना आया तो उसने नौकर से पूछा, मेम साहब ने खाना खा लिया? नौकर बोला, नहीं साहब, वो कहीं बाहर गई हैं। कहाँ? मालूम नहीं साहब, कब गईं? 11 बजे। अशोक का दिल जोर से धड़कने लगा। भूख गायब हो गई। 2-4 निवाले खाए और हाथ खींच लिया। उसके दिमाग में तूफान उठने लगा। 11 बजे और अभी तक नहीं लौटी। कहाँ गई होंगी? माँ के पास। क्या वो सब कुछ बता देगी? जरूर बता देगी। माँ से तो सब कहा जा सकता है। हो सकता है बहनों के पास गई हो। अगर उन्होंने सुना तो क्या कहेंगी? दोनों तो मेरी कितनी इज्जत करती थीं। बात जाने कहां तक पहुंच जाएगी। ऐसी वाहियात हरकत, और मुझे ख्याल तक न आया। अशोक ऑफिस से निकल गया, कार ली और इधर उधर बिना मकसद घूमता रहा। जब कुछ सूझा नहीं तो कार का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। घर के पास पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब लिफ्ट एक झटके से ऊपर चली तो उसे लगा उसका दिल मुंह को आ गया है। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी। कुछ देर सोचकर उसने दरवाजा खोला। जब वह अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। वह सोचने लगा कि वापस लौट जाए। तभी फ्लैट का दरवाजा खुला और उसका नौकर बीड़ी पीने के लिए बाहर निकला। अशोक को देखकर उसने बीड़ी छुपा ली और सलाम किया। अशोक को अंदर जाना पड़ा। नौकर पीछे पीछे चल रहा था। अशोक ने मुड़कर पूछा, मैम साहब कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, अंदर कमरे में। और कौन है? उनकी बहनें साहब, कोलाबा वाले साहब की मेम साहब और वो पार्टी बायां। यह सुनकर अशोक बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया। अंदर से उसकी बीवी की पतली लेकिन तेज आवाज आई, कौन है? नौकर बोला, साहब। कमरे के अंदर अचानक हड़कंप मच गया। आवाजें तेज हो गईं, चिल्लाहटें, दरवाजों की चटकनियों के खुलने की आवाजें, खटखट फटफट। अशोक कॉरिडोर से होता हुआ पिछले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि प्रोजेक्टर चल रहा था और पर्दे पर दिन की रोशनी में धुंधली धुंधली इंसानी शक्लें एक नफरत भरी मशीन जैसी एकता के साथ हैवानी हरकतों में व्यस्त थीं। अशोक बेकाबू होकर हंसने लगा। यह अंश कहानी की चरम नैतिक और भावनात्मक उलझन को छूता है, जिसमें पश्चाताप, सामाजिक शर्म, व्यक्तिगत गलती और फिर एक तरह की विडंबनापूर्ण विस्फोटक हंसी में परिणति होती है। यह हंसी घृणा, निराशा, अपराधबोध और स्वीकारोक्ति के गहनतम स्तर से उपजी है। शायद हंसी नहीं, एक चीख है जो मुखौटा ओढ़े हुए है।